ठीक है। देखिए, आपका जो है टॉपिक है ज्ञान का स्वरूप। ठीक है, भारतीय तर्कशास्त्र के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप पर चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले तर्कशास्त्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि तर्कशास्त्र है क्या। शास्त्र होता है किसी भी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन शास्त्र कहलाता है। शास्त्र का मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन। किसी भी विषय का संपूर्णता में व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। तो ज्ञान के स्वरूप पर आज हम चर्चा करेंगे। ये तर्कशास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना है ये टॉपिक, और इसमें हम देखेंगे कि ज्ञान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके भेद क्या हैं, और इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान को भारतीय तर्कशास्त्र में अनुभव कहा गया है। अनुभव या बुद्धि, इसके पर्याय के रूप में ज्ञान प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो ज्ञान क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ज्ञान, हम कहेंगे कि ज्ञान अनुभव या बुद्धि है। ठीक है। फिर ज्ञान की विशेषताएं क्या हैं? तो ज्ञान की 3 विशेषताएं न्याय दर्शन बताता है। पहला ये कि ज्ञान स्वयं का प्रकाशक होता है, अर्थात जब हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान से हम स्वयं को प्रकाशित करते हैं। दूसरा, ज्ञान वस्तु प्रकाशक होता है, अर्थात ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है। और तीसरा, ज्ञान व्यवहार का आश्रय होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भेद, ज्ञान के भेद क्या हैं। तो ज्ञान के भेद हैं प्रमा और अप्रमा। ठीक है। प्रमा के भेद हैं प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। और अप्रमा के भेद हैं संशय, विपर्यय और तर्क। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी, अंजलि, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना। तो अब हम बहुत सरल शब्दों में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की विशेषता क्या है, ज्ञान के भेद क्या है। ठीक है। इन सब सारी चीजों पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, न्याय दर्शन ये कहता है, जब हम ज्ञान को परिभाषित करते हैं तो ज्ञान की परिभाषा 2 प्रकार से दी जा सकती है। एक तो पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में, और दूसरा भारतीय दर्शन के संदर्भ में। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान को कहा गया है कि ज्ञान वह है जो प्रामाणिक सत्य विश्वास होता है। लेकिन चूंकि हम भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो भारतीय तर्कशास्त्र के अंतर्गत हम अगर ज्ञान को परिभाषित करना चाहें तो एक सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञान वस्तु का अनुभव है। ठीक है। वस्तु या विषय का अनुभव। ठीक है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान वस्तु का अनुभव है, पहली चीज। ठीक है। संक्षेप में पहले समझ लेते हैं, ज्ञान क्या है? वस्तु का अनुभव। ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है? चूंकि ज्ञान वस्तु का अनुभव है तो ज्ञान में 3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है। ज्ञान क्या है? अनुभव है, तो अनुभव में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें आएंगी? एक तो अनुभव करता, अर्थात जिसको अनुभव हो रहा है ना। भाई, अगर ज्ञान अनुभव है तो ये आपको जानना पड़ेगा ना कि अनुभव की कौन अनुभव कर रहा है। अनुभव करता हो गया, जिसको हम कहते हैं ज्ञाता। क्या कहते हैं? ज्ञाता। ठीक है। दूसरा, चूंकि वस्तु का अनुभव है, विषय का अनुभव है, तो एक विषय होना चाहिए, अर्थात ज्ञाता जिस चीज का अनुभव कर रहा है। ठीक है। और तीसरी जो चीज होती है कि ज्ञाता कैसे अनुभव कर रहा है, क्या माध्यम है अनुभव करने का, इसको कहते हैं साधन। अनुभव करने का साधन। ठीक है। तो अब 2 चीजें आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ज्ञान क्या है। ज्ञान किसी वस्तु या विषय का अनुभव है। ज्ञान के 3 अंग होते हैं, मतलब जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो उसमें 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? एक अनुभव करता है जिसको हम कहते हैं ज्ञाता, दूसरा वस्तु जिसका हमें अनुभव हो रहा है, और तीसरा जिसके द्वारा हमें अनुभव हो रहा है, इसको कहते हैं साधन। ठीक है। दर्शन शास्त्र की भाषा में अगर हम ज्ञान क्या है तो वस्तु या विषय का अनुभव है, और ज्ञान के अंग की बात करें तो इसके 3 अंग होते हैं। मतलब जब हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं तो उसमें 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? ज्ञाता, वस्तु और माध्यम। ठीक है। दर्शन शास्त्र की भाषा में इसको कहते हैं प्रमाता, इसको कहते हैं प्रमेय,
और इसको कहते हैं प्रमाण। ठीक है, ये स्पष्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्ञान क्या है तो क्या कहेंगे? किसी विषय या वस्तु का अनुभव ज्ञान है। फिर कोई पूछे कि ज्ञान के कितने अंग होते हैं, अर्थात अनुभव जब आप किसी चीज का करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, तो 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? एक ज्ञाता जिसको अनुभव हो रहा है, एक वस्तु जिसका अनुभव हो रहा है, और तीसरा तीसरा क्या? जिसके माध्यम से अनुभव हो रहा है। और इसको दर्शन शास्त्र के टेक्निकल मतलब तकनीकी भाषा में इसको कहेंगे, ज्ञाता को कहेंगे प्रमाता, मतलब जो जानने वाला है। वस्तु जिसको जाना जा रहा है इसको कहते हैं प्रमेय, और माध्यम जिसके द्वारा जाना जा रहा है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, आपको इस ब्लैक बोर्ड का अनुभव हो रहा है, तो आपको ज्ञान हो रहा है। किसका? ब्लैक बोर्ड का आपको ज्ञान हो रहा है। इस ब्लैक बोर्ड के ज्ञान में 3 चीजें सम्मिलित हैं। एक आप जिसको ये ज्ञान हो रहा है, जिसको हम कहेंगे प्रमाता। दूसरा वस्तु, किसका आपको अनुभव हो रहा है? ब्लैक बोर्ड का अनुभव हो रहा है, इसको कहेंगे प्रमेय। और तीसरा माध्यम क्या है? आंख से अनुभव हो रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे प्रमाण। ठीक, तो ज्ञान किसी वस्तु का अनुभव है। ज्ञान के 3 अंग होते हैं, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। ठीक है, स्पष्ट है। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि फिर ज्ञान की विशेषता क्या है। जैसे हमें जब किसी वस्तु का अनुभव होता है तो उसमें क्या, उसकी विशेषता क्या होती है? तो ज्ञान की विशेषता को 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम समझा सकते हैं। पहली विशेषता ये होती है कि जब भी हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है, उसके द्वारा स्वयं हम प्रकाशित, ज्ञाता प्रकाशित होता है, आत्मा प्रकाशित होती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपको ब्लैक बोर्ड का अनुभव या ज्ञान हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? पहली चीज ये होगी कि मैं जानता हूं कि मुझे इसका अनुभव हो रहा है, मेरे होने का प्रकाशन होगा, पता चलेगा कि मतलब मैं हूं। ठीक है। दूसरा क्या होगा? वस्तु का प्रकाशन होगा, मतलब मैं जानता हूं कि मैं ब्लैक बोर्ड को देख रहा हूं, ये ज्ञान है। दूसरा वस्तु का प्रकाशन होगा, अर्थात मैं ब्लैक बोर्ड को जानता हूं। ठीक है, 2 चीजों का प्रकाशन हुआ। तीसरा, इसके द्वारा हम व्यवहार या क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया। जैसे अगर हम इसको जान रहे हैं तो इसके माध्यम से हम दर्शन शास्त्र सीख रहे हैं, ये एक प्रकार की क्रिया होगी। इसको और सरल शब्दों में अगर देखें, इसको हम और कैसे समझें, तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप जंगल से जा रहे हैं और सामने शेर आ गया, तो उसमें इस ज्ञान की 3 विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता कि मैं जानता हूं कि मैं शेर को देख रहा हूं। दूसरा, शेर दिखाई दे रहा है। और तीसरा, भागना है। व्यवहार क्रिया आप करेंगे ना। ठीक है, तो ज्ञान की 3 विशेषताएं होती हैं। ज्ञान वस्तु प्रकाशक है, ज्ञान स्व प्रकाशक होता है, और तीसरा ज्ञान व्यवहार या क्रिया का आश्रय होता है। मतलब जो हमें ज्ञान होगा उसी के अनुरूप हम व्यवहार करेंगे। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि कमरे में घुसे और देखा अरे सांप है, भागे तुरंत, क्योंकि आपको वहां लग रहा है कि सांप है, मतलब सांप का आपको ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, तो आप भागे। ठीक है, अगर हम ऐसे करें तो आपकी नजर तुरंत क्या होगी? नीची हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान हो रहा है कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, तो तुरंत आप वैसा क्रिया करेंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया ये। अब इसको फिर समराइज कर लेते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान किसी वस्तु का अनुभव है। ठीक है, इस अनुभव के 3 मतलब ज्ञान के 3 अंग होते हैं, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता मतलब ज्ञाता, प्रमेय मतलब वस्तु, और प्रमाण मतलब जिसके द्वारा हमें ज्ञान हो रहा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान की 3 विशेषता है। ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है, ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है, और ज्ञान हमारे व्यवहार या क्रिया का आश्रय होता है। 3 पॉइंट समझ गए सब लोग? स्पष्ट है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब सवाल आता है कि ज्ञान के भेद क्या है। अब आप कहेंगे कि सर ज्ञान के भेद, ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान के कौन से भेद हो सकते हैं? लेकिन फिर से ध्यान दीजिए कि यहां पर जब भी हम कहते हैं कि ज्ञान, हम आपका ज्ञान सत्य है या आपका ज्ञान असत्य है, हम कहते हैं ना कि आपको जो ज्ञान है ठीक नहीं है, इसका मतलब यह है कि ज्ञान सही या गलत हो सकता है,
सही ज्ञान को हम कहते हैं प्रमा और गलत ज्ञान को कहते हैं अप्रमा। फिर ध्यान देने वाली बात है, चूंकि ज्ञान वस्तु का अनुभव है, इसलिए वस्तु का वैसा ही अनुभव जैसी वो है उसको कहेंगे प्रमा, और वस्तु का वैसा अनुभव जैसी वो नहीं है अप्रमा। ठीक है, प्रमा मतलब सही ज्ञान, अर्थात वस्तु जैसी वैसा ही अनुभव होना प्रमा है। वस्तु का वैसा अनुभव जैसी वो नहीं है अप्रमा है। ठीक है, तो ज्ञान के कितने भेद हैं? दो भेद, प्रमा और अप्रमा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ज्ञान क्या है? वस्तु का अनुभव है। ज्ञान के तीन अंग होते हैं, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। ठीक है, ज्ञान की तीन विशेषताएं होती हैं। ज्ञान वस्तु का प्रकाशक होता है, ज्ञान स्व प्रकाशक होता है, और ज्ञान व्यवहार और क्रिया का आश्रय होता है। ठीक है, फिर ज्ञान के दो भेद हैं, प्रमा और अप्रमा। प्रमा अर्थात सही ज्ञान, अर्थात वस्तु का वैसा ही अनुभव जैसी वस्तु है उसको हम प्रमा कहेंगे। वस्तु का वैसा अनुभव जैसी वस्तु नहीं है उसको अप्रमा कहेंगे। इसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कमरे में घुसते हैं और आप देखते हैं कि सामने सांप है। क्या देखते हैं? सांप है। ठीक है, तो इसको प्रमा कहेंगे कि अप्रमा कहेंगे, या इसको ज्ञान कहेंगे? क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे। वेरी गुड। अगर कमरे में घुसे और हमने देखा कि सांप है, सांप का हमें अनुभव हुआ, तो उसको केवल ज्ञान कहेंगे। अगर वो वास्तव में सांप ही है तो उसको हम सही ज्ञान अर्थात प्रमा कहेंगे। अगर सांप की जगह रस्सी है तो उसको हम गलत ज्ञान अर्थात अप्रमा कहेंगे, क्योंकि वस्तु जैसी है या तो वैसी दिखाई देगी या वैसी दिखाई नहीं देगी। तो प्रमा और अप्रमा हो गया। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब इसके बाद फिर सवाल आता है। देखिए, एक चीज और मैं यहां बता दूं कि एक होता है स्मृति। ठीक है, स्मृति को ज्ञान से भिन्न कहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्मृति और ज्ञान अलग अलग चीज है। स्मृति में जो पूर्व के अनुभव होते हैं उसका स्मरण किया जाता है मन में, वहां किसी वस्तु का अनुभव हमें नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है। स्मृति में क्या होता है, जो हमारे पूर्व अनुभव है ना उनका स्मरण करते हैं, तो उसको हम ज्ञान के अंतर्गत नहीं रखते। ये नहीं कि मैं सर ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं कि जो मैं वहां इलाहाबाद गया था ना नहाने, तो मैं उसका ज्ञान, ऐसा नहीं। स्मृति ज्ञान से भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ इसको ध्यान में रखिए, बस एक लाइन में। तो ठीक है, ज्ञान क्या है? वस्तु का अनुभव। ज्ञान के तीन अंग होते हैं, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान स्व प्रकाशक होता है, ज्ञान वस्तु प्रकाशक होता है, ज्ञान व्यवहार और या क्रिया का आश्रय होता है। ठीक है, अब ज्ञान के दो भेद हैं, प्रमा और अप्रमा। सही ज्ञान अर्थात वस्तु का सही अनुभव प्रमा है, वस्तु का गलत अनुभव अप्रमा है। समझ गए? अब सवाल आता है कि इनके क्या भेद हैं। तो सबसे पहले हम अप्रमा के भेद देख लेते हैं। अप्रमा मतलब वस्तु का गलत ज्ञान, वस्तु का गलत अनुभव अप्रमा कहलाता है। ये तीन प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? संशय, विपर्य, तर्क। विपर्य मतलब भ्रम भी होता है। ठीक है, तो तीन प्रकार का होता है, क्योंकि वस्तु का ये गलत अनुभव है। अब देखिए, वस्तु का गलत अनुभव कैसे हो सकता है? तीन तरीके से हो सकता है। कैसे? पहला, जैसे रस्सी और सांप का उदाहरण ले लें। कमरे में घुसे और आपने देखा कि सांप है, लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि सांप नहीं है, रस्सी है। ठीक है, तो ये तो हो गया अप्रमा। लेकिन सवाल यह आता है कि ये जो अप्रमा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको किस नाम से, इन तीनों में से किस नाम से बुलाएंगे? तो इसको हम कहेंगे भ्रम। क्या कहेंगे? भ्रम। अर्थात भ्रम का मतलब होता है कि जो वस्तु जहां नहीं है उस वस्तु का अनुभव होना। ठीक है, भ्रम में जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती, उससे अलग दिखाई देती है। किसी वस्तु का उससे भिन्न अनुभव होना भ्रम कहलाता है। उदाहरण के रूप में, रस्सी रस्सी न दिखाई दे के सांप दिखाई दे, इसको कहेंगे भ्रम। मतलब वस्तु जैसी है वैसी न दिखाई दे, उसको कहेंगे भ्रम। संशय, संशय मतलब होता है संदेह। क्या होता है? संदेह। संदेह का मतलब होता है कि वस्तु क्या है इसका निश्चय
न कर पाना। संदेह और भ्रम में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। संदेह को अंग्रेजी में कहते हैं डाउट, इसको भ्रम को कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन या भ्रम में वस्तु से अलग वस्तु दिखाई देती है, और संदेह में ये निश्चित नहीं हो पाता कि वस्तु है क्या। उदाहरण के रूप में आप कमरे में घुसे, आपने देखा, फिर आप संदेह में पड़ गए कि ये सांप है कि रस्सी है, तो यहां पे क्या हुआ, संदेह हुआ। अगर आप कमरे में घुसे और आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये सांप है कि रस्सी है, तो क्या होता है, संदेह होता है। लेकिन अगर आप रस्सी को देख के ये जान गए कि अरे ये तो सांप है, तो भ्रम हो गया, वो समझ गए। और तीसरा है तर्क। तर्क का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर साबित करना है तो उसके उल्टे को दिखा दीजिए। किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए उसके उल्टे को दिखाना तर्क कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि आपकी बात पे कैसे यकीन कर लें, आपकी बात पर कैसे यकीन कर लें, आप तो कभी क्लास में आते नहीं। जैसे अगर आप मुझसे आके कहें कि सर आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं कहूं कि मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं, आप तो कभी क्लास में आते ही नहीं। तो मैं उल्टी चीज को दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कहे कि सिद्ध करो कि अंजलि घर पर नहीं है, तो बड़ा आसान है, अंजलि यहां पे है इसलिए घर पर नहीं है। अंजलि घर पर नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए हमने इसके उल्टे को दिखाया कि अंजलि घर पे नहीं है। ये इससे सिद्ध होता है कि अंजलि कॉलेज में है। इसको कहते हैं तर्क। तो तर्क हमेशा ध्यान रखना, तर्क वो है कि जिसमें उल्टे को दिखाकर, ठीक है, मतलब ये सरल उसमें। और तर्क को कैसे परिभाषित करेंगे, तर्क का मतलब होता है कि जो चीज आपको पता हो उससे ऐसी चीज को पता करना जो आपको पता ना हो, ठीक है, उसको तर्क कहते हैं। तो तर्क में क्या होता है कि तर्क को भी अप्रमा की कोटि में रखा जाता है, क्योंकि तर्क में किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता। जैसे हमें यह अनुभव नहीं हो रहा कि अंजलि घर पे है, हमें अनुभव क्या हो रहा है, अंजलि यहां पर है। और फिर मैं देखिए, ध्यान दीजिए कि ज्ञान क्या होता है, वस्तु का अनुभव होता है, विषय का अनुभव होता है, ठीक है। इसलिए तर्क क्या है, तर्क भी अप्रमा की श्रेणी में आता है। स्पष्ट, फिर से रिवीजन कर लें। ज्ञान किसी वस्तु या विषय का अनुभव है। ज्ञान के 3 अंग होते हैं, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता मतलब ज्ञाता, प्रमेय मतलब वस्तु, प्रमाण मतलब जिस माध्यम जिसके द्वारा अनुभव हो रहा है, ठीक है। फिर ज्ञान की विशेषताएं क्या है, ज्ञान की 3 विशेषताएं होती है। ज्ञान स्वप्रकाशक होता है, ज्ञान वस्तु प्रकाशक होता है, और ज्ञान व्यवहार का आश्रय होता है। फिर ज्ञान 2 प्रकार से हो सकता है, वस्तु का सही अनुभव, सही ज्ञान अर्थात प्रमा, वस्तु का गलत अनुभव अर्थात गलत ज्ञान, अप्रमा, ठीक है। अप्रमा के 3 भेद होते हैं, संशय, विपर्य और तर्क। वस्तु के स्वरूप का निश्चित न हो पाना संदेह या संशय कहलाता है। वस्तु को विपरीत वस्तु समझ लेना विपर्य या भ्रम कहलाता है। और तर्क वह है जिसमें हम किसी चीज को साबित करते हैं उसके उल्टे को दिखाकर, उसको तर्क कहा जाता है। इसको अप्रमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता, ठीक है। अब प्रमा, प्रमा के ये 6 भेद भारतीय दर्शन में माने गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति, ठीक है। तो प्रत्यक्ष है 5 इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होने पर जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनका जब किसी वस्तु से आप संपर्क स्थापित करेंगे तो जो ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे। जैसे रसगुल्ला आपने खाया तो रसगुल्ले का कांटेक्ट हुआ जीभ से, और फिर जो मीठा मीठा सा अच्छा सा अनुभव हुआ उसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे, ठीक है। अनुमिति का मतलब होता है कि जो ज्ञात वस्तु है, मतलब जिस वस्तु का आपको ज्ञान है उसके आधार पर ऐसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना जिसका आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु का ज्ञान
अनुमान या अनुमिति प्रमा कहलाती है। जैसे दूर देखा आपने कहीं धुआं उठ रहा है और देख के आप जान गए कि वहां पे आग लगी है। आग आपको दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई क्या दे रहा है? धुआं। धुआं आपको पता है कि धुआं है, उसके आधार पे आप जान जाते हैं कि वहां पे आग लगी है। शाब्द होता है कि विश्वसनीय व्यक्ति के कथन को पढ़कर या सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको शाब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि फिलॉसफी की कोई किताब है, उस फिलॉसफी की किताब से आप कोई चैप्टर पढ़ें तो आपको ये ज्ञान होगा कि फिलॉसफी का ये टॉपिक है, इसमें ये चीजें हैं। तो पढ़कर या सुनकर, लेकिन विश्वसनीय व्यक्ति के शब्दों द्वारा। मतलब ऐसा नहीं कि आपका साथी आपको फिलॉसफी पढ़ाने लगे तो वो सही होगा। कोई टीचर आपको अगर फिलॉसफी पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सही ज्ञान है। ठीक है। उपमिति का मतलब होता है समानता के आधार पर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। समानता के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पूछे कि अमित सर कैसे हैं, तो बताएं कि इतनी हाइट है, चश्मा लगाते हैं, वहां चले जाओ, कैप पहने लाल रंग की। तो आप आए, देखे और आपने देखा कि अच्छा ये वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो आप जान जाते हैं। ठीक है। इसका एक और उदाहरण जो दर्शन शास्त्र में दिया जाता है वो ये है कि मान लीजिए कि आपने नीलगाय नहीं देखी है और कोई व्यक्ति बताता है कि गाय जैसी होती है, और जंगल में गए, देखे ये तो गाय जैसी लग रही है, तो तुरंत आपको याद आ गया कि अच्छा यही नीलगाय है, समानता के आधार। अनुमिति और उपमिति में अंतर है। अनुमिति में हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है और अज्ञात वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। लेकिन उपमिति में क्या होता है कि हमें किसी वस्तु से समानता बताई जाती है, यहां समानता बताई जा रही है। ठीक है। अनुपलब्धि का मतलब होता है कि किसी समय किसी जगह पर किसी वस्तु का न होना, इसको अनुपलब्धि कहा जाता है। मतलब वहां पर ये वस्तु उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में सांप नहीं है, ये तो हम देखकर भी जान सकते हैं कि इस कमरे में सांप नहीं है। लेकिन मीमांसक, मतलब जो दार्शनिक है मीमांसा, वो ये मानती है कि अनुपलब्धि को, तो वो कहती कि देखिए होता क्या है कि हम आंखों से देखकर उसी वस्तु को जान सकते हैं जो सामने हो, लेकिन सांप तो यहां नहीं है, तो हम सांप को कैसे जानते हैं? उसके लिए एक अलग से प्रमाण चाहिए, उसको अनुपलब्धि कहते हैं। मतलब इस जगह इस समय यह वस्तु नहीं है। जैसे सांप को आप कैसे जानते हैं? सांप को देखेंगे तब तो जानेंगे, लेकिन जब सांप है ही नहीं तो उसको कैसे देख पाएंगे? मतलब उसका प्रत्यक्ष कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने कहा कि अनुपलब्धि एक अलग प्रमाण है। फिर है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब होता है अर्थ की आपत्ति। दो प्रकार के सत्य आपको ज्ञात होते हैं, दो प्रकार के सत्य आपको ज्ञात होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपकी पिटाई कर दी, तो पिटाई कर दी, एक तो सत्य ये हो गया। दूसरा सत्य ये है कि आपको ये पता है कि आपके पिताजी आपसे प्यार करते हैं, ये भी पता है, और पिटाई भी कर दी, और दोनों विपरीत पड़ रहे हैं, प्यार भी करते हैं, पिटाई भी कर रहे हैं। तो फिर दोनों के बीच संबंध कैसे स्थापित करेंगे? संबंध स्थापित ऐसे करेंगे कि मैंने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जो मेरे लिए ठीक नहीं था, इसलिए पिताजी ने पिटाई की। यही कल्पना करेंगे ना। इसको कहते हैं अर्थापत्ति। मतलब दो प्रकार के सत्य, दो प्रकार के विपरीत सत्यों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो बेटा जाओ देखो जरा, कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे देवदत्त, फिलॉसफी में उदाहरण दिया जाता है कि देवदत्त एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि वो दिन में खाना नहीं खाता, लेकिन मोटा तगड़ा होता जा रहा है। तो दोनों चीज की व्याख्या कैसे करोगे? देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता लेकिन मोटा हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो रात में खाना खाता होगा। ठीक है, ये अर्थ। तो ये टॉपिक रहा आज आपका। ठीक है, तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। कुछ और इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, तो समाप्त करते हैं आज का टॉपिक। फिर